ये नजूमी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। सताई और धमकी दोनों बराबर बराबर पेशेंट गोइयों में डाल देते हैं, इजाबेला ने कहा। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो जैकर चौंक कर सीधा हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, जैकर ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, साउथ जोन से रॉबर्ट आपसे फौरी तौर पर बात करना चाहता है बॉस। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। कराओ बात, जैकर ने चौंकते हुए कहा और उसके साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया ताकि होने वाली बातचीत इजाबेला भी सुन सके। रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस, जिन लम्हों बाद वहशत भरे लहजे में कहा गया तो जैकर और इजाबेला दोनों बेख्तियार उछल पड़े। क्या हुआ है रॉबर्ट? जैकर ने चीख कर कहा। बॉस, साउथ जोन में वाक़ ब्लैक एजेंसी का हेडक्वार्टर बम धमाकों से उड़ा दिया गया है। इर्द गिर्द का पूरा इलाका तबाह हो गया है। चीफ ऑर्थर समेत सुपर सेक्शन के इंचार्ज डेविड की लाशों के टुकड़े बिखरे हुए हैं और ब्लैक एजेंसी हेडक्वार्टर में मौजूद लोगों की लाशें भी टुकड़ों और जर्रों की सूरत में बिखरी हुई हैं। पुलिस और रेस्क्यू फोर्स ने पूरा इलाका संभाल लिया है। रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा, क्या तुम नशे में तो नहीं हो? हेडक्वार्टर में तो किसी सूरत कोई अजनबी दाखिल नहीं हो सकता बगैर चीफ की खुसूसी इजाजत के। फिर ये सब कैसे हो गया? जैकर ने तेज लहजे में कहा, मैंने इस मामले में काफी काम किया है, इसलिए मैंने खासी मालूमात हासिल कर ली हैं। इन मालूमात के मुताबिक ब्लैक एजेंसी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम कर रही थी। सुपर सेक्शन के इंचार्ज डेविड ने ट्रेसर्स नेटवर्क से राब्ता करके उन्हें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करने का टास्क दिया। फिर एक ट्रेसर कॉल्सर ने एक ग्रुप की निशानदेही कर दी। ये ग्रुप 4 मर्दों और 2 औरतों पर मुश्तमिल था। फिर इस ग्रुप को बेहोशी की हालत में ब्लैक एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया ताकि उनकी मुकम्मल शिनाख्त की जा सके। फिर खामोशी तारी हो गई और फिर काफी देर बाद यह पूरा इलाका इंतहाई खौफनाक धमाकों से गूंज उठा। ऐसा मालूम होता था कि अंदर बमों का जखीरा मौजूद था जो फट गया। रॉबर्ट ने कहा, क्या इस ग्रुप के लोगों की लाशें भी मिली हैं? जैकर ने पूछा। नहीं, एक भी ऐसी लाश नहीं मिली जिसे पहचाना न जा सका हो। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम इस मामले में मजीद काम करो और फिर मुझे तफसीली रिपोर्ट दो। और हाँ, अपने पूरे सेक्शन को इस ग्रुप को ट्रेस करने पर लगा दो। हमें फौरन इस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी वरना कुछ भी हो सकता है, जैकर ने कहा और मजीद कुछ कहे सुने बगैर रिसीवर रख दिया। वेरी बैड, ये सब कैसे हो गया? चीफ खुद मारा गया, हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया, हालांकि हेडक्वार्टर को नाकाबिल तस्कीर बना दिया गया था, इजाबेला ने कदरे खौफ भरे लहजे में कहा। और फिर जैकर के चेहरे पर मसरत के तासुरात देखकर वो बेख्तियार उछल पड़ी। तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों? इजाबेला ने गुर्राते लहजे में कहा। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि मेरे मुस्तकबिल की पेशन गोई दुरुस्त साबित होने वाली है। चीफ और उसका पसंदीदा आदमी डेविड दोनों मारे गए हैं। अब मेरे लिए मैदान साफ है, जैकर ने जवाब दिया। लेकिन ऐसा उसी सूरत में हो सकता है कि तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दो। इजाबेला ने इस बार असबात में सर हिलाते हुए कहा, एक बार फिर ट्रेस हो जाए फिर देखना मैं क्या करता हूँ, जैकर ने कहा और इजाबेला ने असबात में सर हिला दिया। फिर कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो जैकर ने रिसीवर उठा लिया। यस, जैकर ने मखसूस लहजे में कहा, सेक्रेटरी दाखिला साहब से बात कीजिए। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। यस सर, मैं जैकर बोल रहा हूँ, जैकर ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। तुम्हें ब्लैक एजेंसी के बारे में ताज़ा तरीन इत्तलात मिल चुकी है या नहीं? सेक्रेटरी दाखिला की सख्त आवाज सुनाई दी। यस सर, मुझे इब्तिदाई रिपोर्ट मिली है कि हेडक्वार्टर को बमों से उड़ा दिया गया है और चीफ ऑर्थर और सुपर सेक्शन के इंचार्ज डेविड समेत हेडक्वार्टर में मौजूद सब अफराद को हलाक कर दिया गया है और ये काम एक ग्रुप ने किया है, जैकर ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। हाँ, ये ग्रुप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है जो दरअसल सराय गाबी में मौजूद ग्रेट लैंड के डिफेंस वॉर सिस्टम को तबाह करने के दर पे है। सुनो, अब ये तुम्हारी और तुम्हारे ग्रुप की ड्यूटी है कि ज्यादा से ज्यादा आज शाम तक इस ग्रुप को ट्रेस करके उसका फौरी खात्मा कर दे, वरना दूसरी सूरत में ब्लैक एजेंसी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा और तुम्हें और तुम्हारे स्पेशल ग्रुप को फारिग कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंतहाई सख्त अहकाम दिए हैं। अगर तुम इस ग्रुप का खात्मा करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें ब्लैक एजेंसी का चीफ मुकर्रर कर दिया जाएगा। और हाँ, इन पाकिस्तानियों की हलाकत के ठोस सबूत होने चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम दूसरी लाशों को इस ग्रुप की लाशें करार दे दो। तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, सेक्रेटरी दाखिला ने सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जैकर ने भी तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सेक्रेटरी दाखिला बहुत गुस्से में है, इजाबेला ने कहा। हाँ, पूरा सिस्टम दांव पर लग गया है। अगर डिफेंस वॉर सिस्टम तबाह कर दिया गया तो ग्रेट लैंड बिल्कुल निहत्था होकर रह जाएगा, जैकर ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे
फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो जैकर ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जैकर ने मखसूस लहजे में कहा। रॉबर्ट की कॉल है बॉस। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। क्रॉ बाद जैकर ने चौंक कर कहा, हेलो बॉस, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से रॉबर्ट की आवाज सुनाई दी। यस, कोई खास बात? जैकर ने कहा, बॉस, हमने इस ग्रुप को तलाश कर लिया है। ये इस वक्त डेविड एवेन्यू कॉलोनी की कोठी नंबर 11 में मौजूद है। इनकी तादाद 6 है, 4 मर्द और 2 औरतें। रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा, कैसे ट्रेस किया है, तफसील बताओ। जैकर ने कहा, बॉस, हमें ब्लैक एजेंसी के डेविड ग्रुप के एक आदमी ने बताया कि ये लोग दरअसल सहरा गाबी में मौजूद ग्रेट लैंड का डिफेंस वॉर सिस्टम तबाह करना चाहते हैं और हमें मालूम था कि सहरा गाबी में खुसूसी सैटेलाइट फिजा में मौजूद है जो सहरा गाबी में दाखिल होने वाले हर आदमी को न सिर्फ चेक करता है बल्कि अजनबी आदमी को सहरा गाबी में नस्ब सैटेलाइट कंट्रोल गनों में से किसी एक गन के जरिए गोली मार दी जाती है। इंसान, जीप, हेलीकॉप्टर और कोई चीज इस सैटेलाइट से बच नहीं सकती और न ही अंदर जा सकती है। इस सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाला ऑफिस ब्रिस्टल में ही है, इसलिए मुझे यकीन था कि वो लाजमन इस ऑपरेशन ऑफिस से राब्ता करेंगे ताकि वो किसी तरह सहरा गाबी में दाखिल होकर अपना मिशन मुकम्मल करके जिंदा सलामत वापस भी आ सके। चुनांचे हमने इस ऑपरेशन ऑफिस की निगरानी शुरू कर दी। जल्दी हमने वहाँ एक मशकूक ग्रुप को चेक किया। उनकी तादाद भी 6 थी, 4 मर्द और 2 औरतें। हमने उनकी निगरानी शुरू कर दी और फिर उनमें से एक आदमी ने दूसरे को इमरान कहकर पुकारा और उन्होंने आपस में एशियाई जुबान में बात भी की तो हम कंफर्म हो गए कि यही मतलूबा ग्रुप है। फिर ये लोग वापस अपनी रिहाइशगाह पर चले गए तो हम भी उनके पीछे वहाँ पहुँच गए। अब ये ग्रुप उस कोठी में मौजूद है। अब जैसे आप हुक्म दे, अगर इजाजत दे तो उस पूरी कोठी को बमों से उड़ा दे और अगर हुक्म दे तो कोठी में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके अंदर दाखिल होकर उन्हें हलाक कर दे। रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा, हमें उनकी लाशें इस अंदाज में चाहिए कि उनकी शिनाख्त हो सके, वरना किसी ने हमारी बात तस्लीम नहीं करनी। इसलिए दूसरा ऑपरेशन दुरुस्त है। कोठी में तेज और जूद असर गैस फायर करके अंदर जाओ और उसी बेहोशी के आलम में उनका खात्मा कर दो। जैकर ने कहा, यस सर, आप आएंगे या हम काम का आगाज कर दे। रॉबर्ट ने कहा, तुम काम शुरू करो, मैं और इजाबेला पहुंच रहे हैं। जैकर ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही इजाबेला भी उठकर खड़ी हो गई। दोनों के चेहरों पर जोश मौजूद था। 2 कारों में सवार इमरान और उसके साथी तेजी से मेन रोड पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। पहली कार की ड्राइविंग सीट पर इमरान और फ्रंट सीट पर जूलिया बैठी हुई थी, जबकि उगबी सीट पर सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे। जबकि उगबी कार की ड्राइविंग सीट पर तनवीर और साइड सीट पर सालिया मौजूद थी। उगबी सीट खाली थी। ये इमरान न जाने क्या करता फिर रहा है, मेरी समझ में तो नहीं आता। यह हमें खाली दौड़ा दौड़ा कर खुश होता रहता है, तनवीर ने कहा तो सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। तनवीर भाई, आपको मालूम तो है कि इमरान का टारगेट क्या है और वो किस तरह अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ख्याल में तो वह अहमक आदमी है और अहमकों की तरह कभी इधर दौड़ता है और कभी उधर। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सालिया एक बार फिर हंस पड़ी। ऐसा मत कहो, देखो इमरान ने ग्रेट लैंड की बड़ी बड़ी एजेंसियों को क्या हश्र किया है। कोई ऐसा करने का सोच भी न सकता था और अब वो डिफेंस वॉर सिस्टम के पीछे है और मुझे यकीन है कि वो इसमें भी कामयाब रहेगा। सालिया ने कहा, ऐसी बातें करके तुम सब लोग उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा देते हो। असल में वो खुशकिस्मत है, टारगेट खुद उसके सामने पहुंच जाता है और खुद को हिट करने के लिए वो खंजर भी खुद उसे मुहैया करता है। तनवीर ने कहा तो सालिया इस बार बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर दोनों कारें आगे पीछे दौड़ती हुई एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और आगे बढ़ती चली गई। हमारा ताकुब हो रहा है, सालिया ने कहा तो तनवीर बेख्तियार उछल पड़ा। उस नीले रंग की कार की बात कर रही हो तुम? ये कॉलोनी से पहले हमारे पीछे आ रही है। तनवीर ने कहा, हाँ, मैं इसे काफी देर से मार्क कर रही हूँ, मैं इमरान भाई को बताती हूँ। सालिया ने कहा और जेब से सेल फोन निकालकर उसने उसके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ये सेल फोन मकामी था, ये यहाँ से ही खरीदा गया था। यस, राब्ता होने पर इमरान की आवाज सुनाई दी। सालिया बोल रही हूँ इमरान भाई, हमारा काफी देर से ताकुब हो रहा है। सालिया ने कहा, उस नीले रंग की कार की बात कर रही हो या कोई और भी है? इमरान ने कहा, उसी की बात कर रही हूँ। सालिया ने कदरे ढीले लहजे में कहा, ओके थैंक यू। इमरान ने जवाब दिया तो सालिया ने राब्ता खत्म करके सेल फोन वापस जैकेट की जेब में रख लिया। क्या हुआ, तुम्हारा जोश खत्म हो गया है? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। हर बार मैं ये सोचकर बात करती हूँ कि मैं सबसे अक्लमंद और तजुर्बेकार हूँ और हर बार मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अब देखो, मैंने सोचा कि पूरी टीम में अकेली मैं हूँ जिसने ताकुब मार्क किया है।
लेकिन तुम्हें भी पहले से मालूम था और इमरान को भी। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? सालिया ने कहा तो इस बार तनवीर हंस पड़ा। तुम वाकई सबसे अक्लमंद हो, मुझसे बल्कि इमरान से भी ज्यादा, तनवीर ने कहा तो सालिया ने बेख्तियार मुंह बना लिया। आप अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ा रहे हैं, सालिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं गलत बात नहीं कहा करता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुमने ताकुब चेक किया, मैंने भी किया, लेकिन मैं कंफर्म ना था। लेकिन जब तुमने कंफर्म बात की तो मैं भी कंफर्म हो गया। फिर तुमने इमरान से बात की तो इमरान भी कंफर्म ना था, लेकिन तुम्हारी कॉल से वो भी कंफर्म हो गया। इस तरह असल काम तो तुमने किया है, तनवीर ने बाकायदा दलाइल देकर वजाहत करते हुए कहा। तो सालिया इस तरह खुश नजर आने लगी जैसे भी बच्चों की तरह खुशी की शिद्दत से तालियां बजाना शुरू कर देगी। मेरा ख्याल है कि हमें उनसे कोठी से बाहर ही निपट लेना चाहिए, तनवीर ने कहा। नहीं, इस तरह पुलिस दरमियान में कूद पड़ेगी और हम हुकूमती एजेंसियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, सालिया ने कहा। तो क्या हुआ, पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तनवीर ने कहा। तो सालिया बेख्तियार मुस्कुराती, क्योंकि उसे अब तनवीर की फितरत का बखूबी अंदाजा हो चुका था। वो लड़ाई भिड़ाई का शैताई था। कुछ देर बाद कॉलोनी की एक जदीद तर्ज तामीर की हामिल कोठी के जहाजी साइज के गेट के सामने पहुंचकर इमरान ने कार रोक दी तो तनवीर ने भी साइड पर करके अपनी कार रोक दी। थोड़ी देर बाद फाटक खुला तो दोनों कारें अंदर दाखिल हो गई और फिर गैरेज में पहुंचकर दोनों कारें रुकी और पहली कार में से इमरान, जूलिया, सफदर और कैप्टन शकील, जबकि दूसरी कार में से तनवीर और सालिया नीचे उतर आए। इन ताकुब करने वालों से बाहर ही निमट लेना चाहिए था, अब हम उनका शिकार बन सकते हैं, तनवीर ने आगे बढ़कर इमरान से कहा। हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अब वो अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करेंगे और फिर अंदर आकर हमें गोलियों से भून डालेंगे, फिर क्या होगा, तनवीर ने गुस्सैले लहजे में कहा। तुम ठीक कह रहे हो तनवीर, हमने भी रास्ते में यही बात की है, लेकिन इमरान साहब ने इनकार कर दिया। अलबत्ता हमारी बातें सुनकर उन्होंने बेहोशी से बचाने वाली गोलियां इस्तेमाल करने का फैसला किया है और चूंकि हमारा ताकुब हो रहा था इसलिए इन्होंने चौकीदार स्टंजा को फोन करके कह दिया था कि वो कॉलोनी के स्टोर से ये गोलियां ले आए, सफदर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। खुद क्यों नहीं खरीदी, रास्ते में किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदी जा सकती थी, तनवीर ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। ताकुब करने वाले अलर्ट हो जाते, वो भी किसी एजेंसी के तरबियत याफ्ता लोग लगते हैं और वो स्टोर से मालूम कर लेते कि कौन सी दवा हमने खरीदी है, सफदर ने कहा। न जाने इमरान इतनी गहराई में कैसे सोच लेता है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा, जबकि इमरान और उसके साथी अब इमारत के एक बड़े कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। इमरान साहब, कोई मसला हल भी हुआ है या अभी तक आप लिंक ट्रेस करते फिर रहे हैं, सालिया ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहब नहीं, इमरान भाई कहा करो, इमरान के साथ चलती हुई जूलिया ने मुड़कर कदरे सख्त लहजे में सालिया से कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। और आपको मिस जूलिया की बजाय भाभी कहा करूं, सालिया ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया तो सब हंस पड़े। इमरान साहब, वो गोलियां कब खानी है, सफदर ने कहा। शायद वो मौजू बदलना चाहता था। कौन सी गोलियां, पिस्टल की या बेहोशी से बचने की, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अब ये तो आपकी मर्जी है, जो खिलाते, सफदर ने जवाब दिया और सब बेख्तियार हंस पड़े। बड़े कमरे में कुर्सियां और 2 मेजें मौजूद थी, इसलिए वो सब वहां बैठ गए। फिर इमरान ने जेब से गोलियों से भरी हुई बोतल निकाली जो उसने कार से उतरते ही चौकीदार स्टांजा से लेकर जेब में रख ली थी और उसे खोलकर 2-2 गोलियां सबको दे दी। सफदर ने उठकर रेफ्रिजरेटर से पानी से भरी बोतल और गिलास निकाला और मेज पर रख दिया और थोड़ी देर बाद वो सब 2-2 गोलियां खा चुके थे। इसके बाद मिशन की बातें शुरू हो गई। इमरान साहब, आपने बताया नहीं कि अब आगे क्या प्रोग्राम है, सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मैंने एक बूढ़े साइंसदान का पता चलाया है जिसका नाम डॉक्टर राइट है। सहराए काबी में सर्चिंग के लिए ऐसी मशीन नस्ब की गई है कि कोई आदमी या जानवर जिंदा सहराए काबी में दाखिल न हो सके सिवाय एक खुसूसी माल बरदार हेलीकॉप्टर के। उसके अंदर एक ऐसी चिप है कि उसे निशाना नहीं बनाया जा सकता। हमने उस डॉक्टर राइट से मिलकर उस माल बरदार हेलीकॉप्टर तक रसाई हासिल करनी है। इस तरह हम बगैर किसी चेकिंग के सहराए काबी के एस सेंटर तक पहुंच जाएंगे जहां कोई इंसान मौजूद नहीं है, सिर्फ खुदकार मशीनरी है जिसे जरूरत पड़ने पर ब्रिस्टल सेंटर से ही सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इसलिए वहां पहुंचने के बाद ग्रेट लैंड के उस डिफेंस वॉर सिस्टम को सिर्फ एक बम से मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सकता है। इसके बाद ग्रेट लैंड पाकिस्तान की तरफ देखने से भी खौफ खाएगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, बाहर कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, यकलत कैप्टन शकील ने उठते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता, बाहर से एक ऊंची मर्दाना आवाज सुनाई दी। जल्दी करो, ये लोग यकीनन बेहोश पड़े हैं, इनका जितनी जल्दी खात्मा हो जाए अच्छा है, जल्दी आओ, किसी ने चीख कर कहा तो इमरान और उसके सारे साथी
बिजली किसी तेजी से उठकर साइड दीवारों से लगकर खड़े हो गए। उसी लम्हे किसी ने बंद दरवाजे को जोर से पैर मारा तो दरवाजा एक धमाके से खुला और एक आदमी हाथों में मशीन गन पकड़े तेजी से अंदर दाखिल हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो आदमी इमरान और उसके साथियों को वहां बेहोश पड़े न देखकर चौंकता, इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और दूसरे ही लम्हे वो आदमी किसी तेज रफ्तार परिंदे की तरह उड़ता हुआ सामने वाली दीवार से एक धमाके से टकराया। उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली और फिर वो मुंह के बल फर्श पर आ गिरा। ये सब कुछ सिर्फ चंद लम्हों में हो गया। उसी लम्हे एक लड़की और 4 मर्द हाथों में मशीन पिस्टल्स उठाए तेजी से अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होते ही उन्होंने मशीन पिस्टल्स चलाने की कोशिश की। लेकिन दूसरे लम्हे साइडों में मौजूद जूलिया, सालेहा, कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें मशीन पिस्टल चलाने का मौका न मिला था, लेकिन वो लोग मशीन पिस्टल्स हाथों से निकलने के बावजूद इस अंदाज में लड़ रहे थे जैसे मार्शल आर्ट में महारत का दर्जा रखते हो। खास तौर पर वो लड़की बिजली की सी तेजी से सालेहा को जरबे लगाए चली जा रही थी कि यकलक जूलिया ने अपने मुकाबिल को इस तरह उछाला कि वो हवा में उड़ता हुआ एक तरफ मौजूद इमरान की तरफ गया और इमरान ने दोनों हाथों से एक लम्हे के लिए उसे संभाला और फिर पलक झपकने में वो आदमी चीखता हुआ सर के बल एक धमाके से फर्श पर गिरा। उसके हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा, लेकिन उसी लम्हे कमरे के बाएं कोने से तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और उसके साथ तनवीर और जूलिया दोनों चीखते हुए नीचे गिरे ही थे कि एक बार फिर फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। इस बार इमरान ने अपने साथियों के तहफ्फुज़ के लिए हमला आवारों पर फायर खोल दिया था, क्योंकि अब उसे मौका मिल गया था कि वो जेब से पिस्टल निकालकर फायर खोल सके। और उसके साथ ही कमरे में मौजूद हमला आवारों में से वो लोग जो बाकायदा लड़ रहे थे नीचे गिरकर चंद लम्हे तड़पे और फिर साकित होते चले गए, जबकि उस लड़की को सालेहा ने बिल्कुल उसी तरह नीचे पटक दिया था जैसे इमरान ने एक आदमी को पटका था और सर पर चोट लगने से वो लड़की भी चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गई। हमला आवारों की तरफ से फायरिंग कोने में पड़े एक आदमी ने की थी। बज़ाहिर वो वहां इस तरह पड़ा था जैसे हलाक हो गया हो या बेहोश पड़ा हो, लेकिन उसने अचानक फायर खोल दिया था और जूलिया और तनवीर दोनों उस फायरिंग का शिकार हो गए थे, जिसके बाद इमरान ने उस आदमी और दूसरे हमला आवारों पर फायर खोल दिया था। कैप्टन शकील, यहाँ अलमारी में मेडिकल बॉक्स मौजूद है, अपने साथियों को चेक करो। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने रहमत कर दी है। जूलिया की कलाई और तनवीर की पसलियों में गोली लगी है, मैं बाहर चेक कर लूं, इमरान ने कहा और तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं भी आ रहा हूँ, सफदर ने कहा और इमरान के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन उसी लम्हे कमरे में सेल फोन की मखसूस बीप सुनाई दी तो इमरान तेजी से मुड़ा और उस आदमी की तरफ बढ़ गया जो सबसे पहले अंदर दाखिल हुआ था और जिसे इमरान ने एक झटके से सामने दीवार पर मारकर बेहोश कर दिया था। वो यकीनन इस ग्रुप का इंचार्ज था जो उनका ताकुब कर रहा था। इमरान ने बेहोश पड़े उस आदमी की जेब से सेलफोन निकाला और उसकी स्क्रीन देखी तो उस पर फोर्ड का नाम डिस्प्ले हो रहा था। यस, इमरान ने राब्ते का बटन प्रेस करके पहले अंदर दाखिल होने वाली आदमी की आवाज और लहजे में कहा, बॉस, फोर्ड बोल रहा हूँ, मैं यहाँ अकेला कोठी के बाहर फंसा हुआ हूँ। पुलिस भी अब चक्कर लगा रही है कि मैं यहाँ अकेला कार में क्यों बैठा हूँ। आपने अब तक हालात पर काबू पा लिया होगा, वहाँ तो सब बेहोश होंगे, मज़ाहमत तो किसी तरफ से भी नहीं हो सकती, फिर आपने इतनी देर क्यों कर दी है। दूसरी तरफ से फोर्ड ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा, ओके, मुझे तुम्हारा ख्याल न रहा था, तुम आ जाओ, मैं फाटक खोल देता हूँ। इमरान ने उस इंचार्ज की आवाज की नकल करते हुए कहा, आपकी आवाज कदरे तब्दील हो गई है, क्या हुआ है। फोर्ड ने कहा, तुम आ जाओ, ऐसे फिजूल सवाल मत किया करो, आ जाओ। इमरान ने इस बार सख्त लहजे में कहा। वैसे उसे मालूम हो गया था कि फोर्ड बाहर कार में अकेला है और उसे ये भी मालूम था कि काफी देर से कार में अकेले बैठे होने की वजह से पुलिस उसकी तरफ से मशकूक हो चुकी थी। ओके बॉस, मैं आ रहा हूँ, फोर्ड ने कहा तो इमरान ने मजीद कुछ कहे बगैर राब्ता खत्म करके सेलफोन जेब में डाला और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि कैप्टन शकील और सालेहा, तनवीर और जूलिया दोनों की मरहम पट्टी वगैरह में मसरूफ थे। इमरान के पीछे सफदर भी कमरे से बाहर आ गया। वहाँ कोठी में और कोई आदमी मौजूद न था, अलबत्ता गेट के करीब मुलाजिम स्टांजा फर्श पर बेहोश पड़ा था। इमरान और उसके साथियों की 2 कारों के साथ नीले रंग की एक कार मौजूद थी। इमरान एक नजर देखते ही सारी गेम समझ गया कि बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने के बाद एक आदमी अंदर कूदा और उसने फाटक खोल दिया। फिर हमला आवर जो एक कार में सवार थे अंदर पहुंच गए। फोर्ड को बाहर चेकिंग के लिए रखा गया ताकि अगर कोई अचानक इस कोठी में आ जाए तो वो बाहर से सेलफोन के जरिए इत्तला दे दे। सफदर, इस फोर्ड को अंदर ले आओ, अब वही इस सारे मामले के बारे में बताएगा, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। जैगर के तारीख जहन में रोशनी हुई तो दर्द की एक तेज लहर भी उसके सर से लेकर पैरों तक दौड़ती चली गई और उसके मुंह से बेख्तियार कराह की आवाज निकली और उसके साथ ही वो पूरी तरह होश में आ गया।